एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। जिसके ऊपर आप एहसान करें उसके शर से बचे। शहंशाह अफरीदी जो कप्तानी हटाया गया, डंके की चोटों को हटाया गया। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है फ्रीलांसिंग में। आईपीपी का अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये काम नहीं चल सकता यहाँ पर। उनकी ये कोशिश है कि कोई सियासी इस्तेकाम में आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू दुनिया बोल है। मैं हूं अफशीन कुरैशी। जी नाज़रीन, मैं वहाँ का मेज़बान फ़हीम खान और आज हफ्ते का पहला दिन, सुबह की पहली शुरुआत जो है वो हमने सोचा कि आज की अच्छी बात के साथ की जाए। और अच्छी बात आज की अफशीन ये है कि हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दह कहानी ज़रूर होती है और हर तकलीफ दह कहानी का अंजाम कामयाबी। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार रहो। यही बात है कि अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो आप इस बात को भी जो है वो मद्देनजर रखें और यकीनन आज हम नाजरीन के साथ बड़ी खबर भी जो है वो आज की शेयर करेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं बड़ी खबर। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर मुजाहिरा पुरतशद्दुद, मुजाहिरीन आपे से बाहर और जर्मन अथॉरिटीज इन्हें रोकने में नाकाम हो गई। सफारती सतह पर बड़ा वाकया है। समरात क्या होंगे, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कराची में बारिशों के बावजूद गर्मी का जोर नहीं टूट रहा। अब से शहरी बेहाल हैं। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेश गोई तो कर रखी है, लेकिन क्या आज की बारिश मौसम खुशगवार बनाएगी? बांग्लादेश में माइक्रो ग्रिड्स के तजुर्बे की वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से परेशान अवाम मुतबादिल हल की तलाश में है। माइक्रो ग्रिड्स का बांग्लादेशी मॉडल क्या है, पाकिस्तान में काबिल अमल है क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मोबाइल डेटा पर इंटरनेट सर्विस में खलल। व्हाट्सएप और फेसबुक की मीडिया सर्विसेज मुअत्तल होने से फ्रीलांसर्स का काम ठप। एक हफ्ते के दौरान कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ और ऐसे हालात का मुतबादिल हल क्या होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का आगाज आज की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत्म कर डाला। ट्वीट किया कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत के मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूंगा जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे। उनका शुक्रगुजार हूँ। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही है और अब ट्रंप की जीत जो है वो लगभग क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि कमाला हैरिस जो हैं, भारतीय निजाद कमाला हैरिस जो हैं, वो उनके मुकाबले में काफ़ी इस वक्त हल्की अगर कैंडिडेट कहा जाए तो ये सही होगा, क्योंकि जब ट्रंप का मुकाबला, ट्रंप एक बड़ी सियासी शख्सियत है, एक बार सदर भी रह चुके हैं और बाइडन के मुकाबले में ये देखा जा रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत झुकाव आ रहा था, मुकाबला लगभग 60-40 हो रहा था। लेकिन अब जो ट्रंप के साथ इंसिडेंट हुआ है, उन्हें गोली लगी, उससे भी सिंपैथीज उनके पास हैं, सिंपैथी वोट भी वो ले जा रहे हैं और जो बाइडन के हट जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए सामने कोई दुश्वारी नहीं है। अलबत्ता इंटरनेशनल लॉबी क्या कमाला हैरिस को सपोर्ट करेगी या नहीं, ये और राय है, क्योंकि वो भारतीय निजाद भी हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वहाँ पर इंडियन सीईओज लगाने का जो है वो एक रिवाज ठहरा हुआ है। और इसी लॉबी की अगर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड एक और खबर भी है जो कि इस लॉबी को काफ़ी सपोर्ट करती है और जिन लोगों ने हरकतें की हैं उन्हें भी बहुत सपोर्ट करती है। उनकी क्रिकेट टीम को भी जो है वो अक्सर धमका देते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे तो तुम भी नहीं जाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफगान शहरियों की जानिब से कौंसलेट की इमारत पर पथराव भी किया गया। हमले के बाद अफगानी शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार के ले गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंतहा पसंद ग्रोह की जानिब से किए गए हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से कौंसल मिशन के अहाते के तकद्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की शदीद मजम्मत भी की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद महनहास। उनसे मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम फ़हीम साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त जर्मनी में ये वाक़या हुआ है अफगान शहरियों की जानिब से और हमला किया गया है भरपूर तरीके से, इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या अभी तक जर्मनी के जो फॉरेन ऑफिस है वहां से कोई इसकी मजम्मत एज इफ सामने आ नहीं सकी है, लाएअमल क्या होना चाहिए? देखिए, ये पिछले दिनों से कुछ
पाकिस्तान और अफगानी जो गवर्नमेंट है या उनकी पब्लिक के दरमियान गलतफहमियां मौजूद हैं। ये वही जो जिन लोगों ने अटैक किया फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, गलत ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से निकलकर इन मुख्तलिफ ममालिक में गए थे, स्पेशली उन दिनों में जब यहाँ से अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल रहे थे। तो उस वक्त से लेके अब तक जो है पाकिस्तान ने ट्रैवल के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत को उसके ऊपर फोकस किया और उनसे कहा कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं और अपने मुल्क में अगर थ्रू पाकिस्तान जाना है तो यू कैन गो। लेकिन जब गलत ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे तो कौन सा मुल्क है दुनिया में कि वो आपको ट्रैवल की इस तरह की इजाजत देगा। तो लिहाजा ये वही स्टूडेंट्स है, पाकिस्तान ने बारहा जो बुरी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की उससे भी इस सिलसिले में रब्ता किया और राइट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात की है। लेकिन अभी वीजे ना देने के ऊपर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे अफगानी, उन्होंने इसके ऊपर जो है वहाँ पे जाके कौंसल खाने पे हमला किया है। लेकिन ये तो एक इंसिडेंट है, इसका बैकग्राउंड जो है वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि जो बुरी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसकी रेट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अब भी जो वहाँ पर लोकल्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते। नॉर्दर्न अलायंस की वहाँ पे इजारादारी है नॉर्थ के इलाके में अफगानिस्तान में, तो वो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो इस सिलसिले के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो एक एंटी पाकिस्तानिक सेंटिमेंट्स अफगानियों के दरमियान जो पनप रहे हैं वो खासे तशवीशनाक हैं। इसमें फर्दर जो तड़का लगाया है वो बेसिकली इंडियंस ने लगाया है और वहाँ पर वो इनको एक अपना स्ट्रेटेजिक एसेट भी मानते हैं और उनको एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स में वो उनको साथ लेके चलते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो फ्रैंकफर्ट के अंदर कल कौंसल खाने में हमला हुआ है तो इसके पीछे बैकग्राउंड जो है पिछले 2-3 साल पे मुहित है। जहां तक आपका सवाल है कि किस तरह से हम इसको जो है एड्रेस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पर वो जर्मनी के कौंसल जो उनका फॉरेन ऑफिस उससे रब्ता करके इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना चाहिए। उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है उसको बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान से दोबारा रब्ता करना चाहिए ताकि इन जैसे मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। आप अगर उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू आए जाएं, हमारा उनके साथ मुआहदा भी है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान कभी भी अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ब्रिगेडियर साहब, फेक डॉक्यूमेंट्स पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जो निगरान सेटअप पाकिस्तान में था उस दौर में भी जो है वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया। पूरे तरीके से एक समझ लीजिए ऑपरेशन जो है वो किया जाने वाला था, लेकिन उस तरीके से हो नहीं सका कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से जो है वो निकाला जा सके। अलबत्ता आपने जर्मनी का जिक्र किया कि वहाँ पर भी जो है वो कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जा चुके हैं। तो अब क्या फैसला जर्मनी की जानिब से होगा? क्या रिटेलिएट करते हुए इस सानिए के खिलाफ जर्मनी उन्हें डिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा? ये इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हो क्या क्या सकता है। जी देखिए, जहां तक जर्मनी का उनको डिस्पेल करने का, वहाँ डिपोर्ट करने का ताल्लुक है, बिल्कुल ये हो सकता है अगर जो उनकी बड़े क्लियर फेसेस आए हुए हैं इन तमाम स्टूडेंट्स के जो वहाँ पर अफगानी जो शहरी थे जो पाकिस्तानी कौंसल खाने पे हमला कर रहे थे, उनको ट्रैक करना कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी उनके पास एक पैराडॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन जर्मनी के पास जरूर वो फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जब यहाँ से जब तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी तो इन्हीं नौजवान लोगों को वहाँ पर लेकर गए थे और खासा उनको सहूलत भी वहाँ पे दी गई थी नेटो की जानिब से और अमेरिकन की जानिब से। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर उनको वहाँ डिपोर्ट करेंगे? ये इट हैज टू बी सीन। जहाँ तक अफगानी कॉन्सुलेट का ताल्लुक है जर्मनी के अंदर, तो हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया ने अभी तक उनको रिकग्नाइज नहीं किया, तो उनको उस तरह से कौंसल खाने अफगानिस्तान के जो है वहाँ पे मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डिपोर्ट करना एक अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन अगर वो डिपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस जो जर्मनी के ऊपर हैं, तो लिहाजा उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको तंबीह की जा सकती है। क्योंकि कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोपियन हो, ईस्टर्न हो, अमेरिका के अंदर हो, ईस्ट के अंदर हो, वो अपने मुल्क में लाकानूनियत वो किसी सूरत जो है बिल्कुल कोई भी मुल्क जो है वो लाकानूनियत को बर्दाश्त नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सर क्या ये जो इस वक्त अफगानिस्तान ने किया है, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स का एक सेंटिमेंट देखने में आया है, उस मूवमेंट को देखते हुए इन्हें ऐसा लगा कि जी हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जी हमें भी कुछ सिंपैथीज में मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी ज़्यादातर क्लेम कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ, क्या ये उसका रिएक्शन के तौर पर या उससे एडॉप्शन के तौर पर इन्होंने उठाया है? देखिए, मोटिवेशन जरूर एक स्टूडेंट
टू स्टूडेंट मोटिवेशन जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों के कॉज टोटली मुख्तलिफ हैं। अफगानी जो है वो इलीगल डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकते, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स की हुई है वो बेसिकली कोटा सिस्टम पे हुई है, और तकरीबन मोर देन 50% जो जॉब्स थी या जो उनकी एडमिशन थे यूनिवर्सिटीज के अंदर वो उन लोगों को दिए जाते थे जो पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने किरदार अदा किया था। तो हसीना वाजिद की एक दूसरी पोजीशन थी, लेकिन ये जरूर है कि दोनों तरफ स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन पर्पसेस डिफरेंट थे। यस, मोटिवेशन जरूर हो सकती है। बिल्कुल, और इस तरफ जो है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हमें दिखाई दिए। जी एग्जैक्टली, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को लेकर जो है वो जो अफगानी स्टूडेंट्स हैं वो उसको लेके आगे बढ़े। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, जब से अमेरिकन यहाँ पे गए हैं एंटी सेंटिमेंट जो अफगानी लोगों के दरमियान पाए जाते हैं वो हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, स्पेशली जो स्क्रीन के ऊपर जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद, ये इंडिया और पाकिस्तान की मैच के बाद जो रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पे जैसे अफगानियों ने बिहेव किया था, रिएक्ट किया था, वो तमाम स्टोरी को बताता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस पे वो हज़रत अली ने फरमाया था कि जिसके ऊपर आप एहसान करें उसके शर से बचें, ये वही बात है कि पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से हमने इनको यहाँ पे रखा अपने पास। बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब। पिछली 4 दहाइयों से हमने हर मरहले पर, हर महाज के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान की सपोर्ट की, और अब अफगानिस्तान इंडिया की गोद में जाकर के बैठ चुका है। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, आपने बड़ी ही डिटेल में जो तमाम गुफ्तगू हमसे की। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अब यहाँ पर वक्त हुआ है आपसे मौसम का अहवाल शेयर करने का। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल बंद हैं, शदीद हब्स की वजह से शहरी मुतासिर हैं और बुजुर्गों को इस मौसम में घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में बारिश का इम्कान है, लेकिन जब तक समंदरी हवाएं बहाल नहीं होंगी गर्मी की शिद्दत में कमी आने का कोई चांस नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 38 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड फील लाइक 49 और 50 डिग्री महसूस किया जा रहा है, और इस वक्त क़यामत खेज गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात पाकिस्तान से सरदार सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जो है वो डिटेल में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि हवा का कम दबाव कब ख़त्म होगा और कराची में समंदरी हवाएं कब तक बहाल होंगी? देखिए, हवा का कम दबाव जो मौजूद है उसके बायस से समुद्री हवाएं रुकी हुई हैं। तो असल में जो कराची में पिछले 2-3 दिन से कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, कहीं लाइट रेन, कहीं मॉडरेट, और किसी इक्का दुक्का जगह पर हैवी फॉल्स भी हुए हैं, तो वो उसी लो प्रेशर के बायस हैं। तवक्को तो ये थी कि वो 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 21 को यानी कल को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक तरह से वो स्टेशनरी हो गया, चूँकि उसकी मूवमेंट आगे पीछे नहीं हुई, तो इस वजह से वो ख़त्म, मतलब ये कि अपनी जगह से हिलाई नहीं, और समंदरी हवाएं फिर ये कि रिलीज़ नहीं हो पाई। तो आज होपफुली उसको ख़त्म होना चाहिए, आज शाम तक उसको डिसिपेट होना चाहिए, क्योंकि अब तो काफ़ी एक तरह से बारिश बरसा चुका है, और कुछ हिस्सा उसका डिसिपेट हो जाएगा और कुछ हिस्सा उधर ओमान के साहिल की तरफ निकलेगा। तो आज शाम से समंदरी हवाएं का पूरा इम्कान है, और फिर कल से मौसम अच्छा और बेहतर हो जाएगा। 23 जुलाई से लेकर फिर जुलाई के एंड तक ठीक रहेगा, जैसा कि कराची का अमूमन वेदर हुआ करता है, पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी, और उसके साथ साथ समंदरी हवाएं भी चलती हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की सी बारिश का रहता है। तो उस टाइप का वेदर कल से 23 जुलाई से बताइएगा कि क्या ये कम दबाव जो है मामूल का हिस्सा है या इस साल कुछ नया हुआ है, क्योंकि उमूमन पिछले सालों में इस वक्त इतनी गर्मी कभी नहीं हुई और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होना भी गैर मामूली है या मामूल के मुताबिक तस्वुर किया जाता है? नहीं, मौसमियाती तब्दीली का इससे कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। ये होता है एक्चुअली, देखिए मानसून के दिनों में ना ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब कोई लो प्रेशर एरिया उधर समंदर के अंदर बन जाए या राजस्थान की तरफ से मूव करके आ जाए। मैं आपको याद दिलाऊं 2020 में हुआ था, 4 साल पहले, तो जुलाई का ही महीना था, 18 जुलाई को जो इत्तेफाक से जुलाई का एवर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है 42.6, वो 18 जुलाई 2020 को हुआ था। वो भी इसी तरह से लो प्रेशर एरिया भारतीय उधर सेंट्रल भारत से मूव करता हुआ राजस्थान पे जब आकर एक तरह से स्टेगनेंट हो गया, तो उसके बायस उल्टी हवाएं चलने लगी, यानी राजस्थान के खुश्क हवाएं चलने लगी थी, तो लू किसी के लिए तो इस तरह हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये मानसून में, इवन अगस्त में भी पॉसिबल है, ये हो सकता है ये कभी भी जब लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब मशरक में या मशरक में बन जाए, तो फिर सी ब्रीज डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर इस तरह की गर्मी पैदा होती है।
दूसरा क्वेश्चन आपने जो मॉइस्चर ज़्यादा होने के हवाले से किया, मैंने कल परसों चेक किया कि पिछले जुलाई के जितने 18-19 दिन गुजरे हैं, इनका जो 3 मुख्तलिफ औकात के हमारे पास एवरेजेस या नॉर्मल ह्यूमिडिटी के हवाले से भी मौजूद होते हैं जो हमने कंपाइल किए होते हैं। तो ये जो करंट 18-20 दिन की नमी रही है, इसको हमने उस एवरेज से कंपेयर किया तो एवरेज से कम ही रही है। कोई 1-2 दिन ऐसे हुए हैं, वो तो ज़ाहिर है कि जब जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन नमी 100% तक पहुँच जाती है या 85-90% तो होती है। तो नमी बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। ये अनयूजुअल चीज़ है कि जुलाई में इतना टेम्परेचर ज़्यादा मुसलसल नहीं रहा करता था, कि चूँकि जुलाई के एवरेज से ही आपको आइडिया होता है कि 33.6 है एवरेज। तो अब ये पिछले पूरे 1-आध हफ्ते से 37, 38, 40 से ऊपर इस तरह चल रहा है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से असल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़ाहिर है हाई टेम्परेचर है, साथ में हाई ह्यूमिडिटी है। अच्छा सर, ये बता कराची में अगस्त का महीना कैसा रहेगा? और मौजूदा मानसून सीजन से पहले कहा जा रहा था कि इस बार मानसून सिंध के लिए बहुत ज़्यादा बारिश लाएगा, क्या ये पेशगोई अब भी बरकरार है? जी देखिए, जो एक्चुअली ग्लोबल मॉडल्स थे ना, उसमें पीएमडी का अपने मॉडल भी और दूसरे भी जितने यूरोपियन मॉडल्स और मतलब पूरे एक तरह से साउथ एशियन जो रीजनल फोरकास्ट थी उसके मुताबिक भी, और सभी मॉडल्स की फोरकास्ट यही थी या आउटलुक यही थी कि पूरा सीज़न जब एट द एंड ऑफ द सीज़न आप देखेंगे तो उसमें ये था इम्कान के जी मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। अब मामूल से कितनी ज़्यादा बारिशें होती हैं? जुलाई में तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं, मामूल के करीब हुई हैं। कभी हम रोज़ाना की बुनियाद पर उसको एवेलुएट करते हैं एवरेजेस से, तो अभी तक कोई 5-6% माइनस में चल रहा है तो पूरे पाकिस्तान का एज ए होल। आप देखें, हाँ सिंध में और कम हुई है, लेकिन कराची में इत्तेफाक से जितनी बारिश हो चुकी है, हमारे जो जिस स्टेशन की जो है ना पुराना डाटा हमारे पास है जो नॉर्मल या एवरेज, तो वो एवरेज के करीब हो गई। लेकिन ये कि उतना कोई बहुत ज्यादा उस तरह का स्पेल नहीं हुआ जैसे कि लोग तवक्को कर रहे थे। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप हमारे साथ थे। और अफीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कोई बड़ी खबर है। जी, अब यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं, बस इससे बड़ी खबर और क्या होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अब स्टूडियो के अंदर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त खेल के मैदानों से जो है वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे चंद अल्फाज में भी करवाना चाहूँगा, लेकिन उनका तारुफ बड़ा ही तवील है, पर वो हमारे साथ मौजूद है, वो बोर ना हो, इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि भाईजान हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़हीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओलंपिक्स में अपनी अकेडमी से, ठट्टा से इनका ताल्लुक है, और इनकी अकेडमी से ओलंपिक्स के लिए इस वक्त 3 बच्चे जो हैं वो गए हैं, 2 लड़के और 1 लड़की पेरिस में जो है वो जा चुके हैं। ऐसा ही है सर? जी सर, हाँ, इसमें 2 बच्चियां जिसमें 1 बच्चा। 2 बच्चियां, मैंने गलत कह दिया, अच्छा माजरत सर। 2 बच्चियां और 1 बच्चा जो है वो इस वक्त पेरिस गए हैं ओलंपिक्स में, उनके डेलीगेशन में हिस्सा लेंगे। आप खुद भी जो है वो फीफा के लिए यूथ रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, और अभी कतर में जो फीफा हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें आप थे? जी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप वहाँ भी कर चुके हैं। तो सर आप बताइए, आपका पसंदीदा खेल फिर फुटबॉल ही होगा? जी बेशक, ऐसा ही है। बिल्कुल, हमारा पसंदीदा खेल यहाँ इख्तलाफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा। हमारा फेवरेट खेल आ गया है जी क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट। फुटबॉल से पहले फिर क्रिकेट की बात करते चलें। क्रिकेट के मैदान से खबर है कि कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को अब आराम देने का फैसला कर लिया गया है, और जल्द इसकी बाज़ाब्ता खबरें भी सामने आ जाएंगी। ज़राए के हवाले से इत्तलात हैं कि शादाब खान, हारिस रऊफ और चाचा इफ्तिखार को अल्लाह हाफिज कहने का वक्त आ गया है, और पीसीबी ने मुमकिना तौर पर फैसला कर लिया है कि उनकी खिदमात से माजरत कर ली जाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ साजिद खान साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फ़हीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपका इंट्रो का, और यकीनी तौर पर जिस गिरफ्त से आपने 2024 2020 वर्ल्ड कप कामयाबी की तहत अपनी होस्टिंग के नाते शोहरत कमाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छा लगा आपको होस्टिंग करते हुए, जो तबसरे आपने 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से दी, मगर ये जिस तरह पैकेज दिखाया गया, जिस तरह बताया गया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जिस तरह एनओसी दी। थैंक यू सो मच साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वहीं से जो है वो सिलसिला फिर शुरू करते हैं। आपने वर्ल्ड कप 2024 का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो हम पूरी ट्रांसमिशन के अंदर मैं और तनवीर अहमद साहब यही जिक्र कर रहे थे कि ये लोग टीम में हैं क्यों, जिनके नाम अभी आपने जो है वो लिए भी हैं, और अभी हमारे पैकेज के अंदर भी बताए गए, शादाब, इफ्तिखार, अहमद, और इनके साथ साथ जो हैं वो 2-3 और भी खिलाड़ी हैं, हारिस रऊफ भी हैं।
हारिस रऊफ ने तो एक जीता हुआ मैच भी हरा दिया था जी, एक ओवर में 15 रन नहीं रोक पाए वो, 3 बॉलों के ऊपर 12 रन नहीं रोक पाए वो भी यूएसए की टीम के सामने। तो अब मेरे ख्याल में यहीं से जो है वो गुफ्तगू आप शुरू करें। देखिए फ़हीम भाई, यकीनी तौर पर जिस तरह बाबर के साथ ज्यादती की पाकिस्तान की टीम है, बाबर की टीम, जिस लड़कों ने बाबर को अकेला समझ चचा इफ्तिखार की बात करूँ आंखें दिखाने लग गया, हारिस आंखें दे, एक ग्रुप था यकीनी तौर पर, शाहीन आफरीदी का ग्रुप था जिसमें हारिस की बात करूँ, चचा इफ्तिखार की बात करूँ, और ये इस तरह की क्रिकेट से पाकिस्तान की आवाम का दिल तोड़ा गया है। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों जो कारकर्दगी दिखाई गई, पैसों के पीछे भागते रहे, अमेरिका में डॉलरों के पीछे भागते रहे, डैलस में जिस तरह का फंक्शन हमारे $25 फी सेल्फी, 25 फीसदी, और जिस तरह पाकिस्तान की पहली तारीख को जो डैलस में फंक्शन हो रहा था उस तरह $20,000 फलाना मांग रहा है, वो जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो भाग गया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट की वीकेस्ट मैनेजमेंट, वहाब की बात करूँ, रज़ाक की बात करूँ, इतनी वीकेस्ट मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कारकर्दगी हुई। और इस तरह पहली दफा 2007 से 2024 में पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर के साथ जो इन खिलाड़ी की, अगर बाबर ने अपना मुंह खोला ना, इन खिलाड़ी पर ताहयात पाबंदी लग जाएगी। मैं जरूर इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहूंगा, बाबर को अपना मुंह खोलना चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करना चाहिए। जिन खिलाड़ियों ने बाबर को सपोर्ट नहीं की ग्राउंड के अंदर, देखें ये किसी एक की टीम थी, पूरी टीम की, पूरी पाकिस्तान की टीम थी, इनको सपोर्ट करने की जरूरत थी। क्या कोई भी हो, फकर की बात करूँ, या मुझे एक बात बताइए, आज मेरे अपने जराए बताते कुछ है खिलाड़ी जो है व्हाइट बोर्ड के कोच से अंडरग्राउंड जाके मिल रहे हैं, अपने लिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दी, एनओसी देना ना देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है, इन्होंने करा क्या जो इनको एनओसी दी जाए। मगर मेरे अपने जराए बताते इनके ताल्लुकात इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मगर इनको रेड सिग्नल दे दिया गया है अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ, इनको सीरीज में मौका देना चाहिए नहीं दे। मेरा सवाल ये पैदा, उनको देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने करा ही किया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खिलाड़ खेला है। फिर पाकिस्तान साजिद भाई माजरत के साथ, कथा कलामी की माजरत हजरत, लेकिन शादाब पर तो शुरू से इल्जाम यही लगा रहा है कि वो बाबर का दोस्त होने की वजह से टीम में, और तो कोई रीजन ही नहीं था शादाब के खेलने का। तो अब जहां पर बात शादाब की आ जाती है, तो बाबर की तरफ से भी यहां पर कुछ झोल तो रहा है कैप्टनसी में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात नहीं करते, ठीक है, ये बातें अब सामने आ रही हैं मैनेजमेंट की जानिब से कि जी इशू था, आपके एटीट्यूड का इशू था, खिलाड़ियों के अंदर एक टेम्परमेंट का इशू था, एक लॉबी बनी थी, ग्रुप बना था, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन कुछ बाबर की साइड पे भी लोग थे, बाबर को भी सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। दो ग्रुप जब एक साथ मौजूद हो, वहां पर बात आ जाती है कैप्टनसी की। अब बाबर इस ग्रुप की आड़ के अंदर अपनी एक नाकिस कैप्टनसी को तो नहीं छुपा सकते ना सर। 200% बाबर की 4 साल कारकर्दगी देखिए, 9 साल से क्रिकेट खेले, 3 वर्ल्ड कप खेले उन्होंने, कोई खास कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान के लिए। ऐसे क्रिकेटर बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऐसे कप्तान भाई बर्थ नहीं थे जिनको कप्तानी दी गई, डंके की चोट पे देखिए शाहीन शाह आफरीदी जो कप्तानी हटाया गया, डंके की चोट पे उसको हटाया गया है, उसको बाबर को जो कप्तानी दी, जिन लड़कों को जिस मैनेजमेंट ने उनको कहा था कि लड़के खेलेंगे, बाबर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बाबर किसी भी तरह पे टीम से बाहर नहीं हो सकते थे, मगर बाबर ने जिस तरह शाहीन की अगर बात की जाए, शाहीन के ग्रुप का स्ट्रॉन्ग था, मगर बाबर का ग्रुप यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सका। साई मयूब की बात करूं, आजम की बात करूं, शदाब की बात करूं, उन्होंने उस तरह का प्ले नहीं किया जिस तरह को प्ले करना चाहिए था। उन माजरत के साथ इस कैलिबर का प्ले नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान सुपर लीग बनती है, कैरेबियन लीग में बनती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट का पोस्टमार्टम होना चाहिए। ठीक है, आपने कोच को मैनेजर को हटा दिया है, सिलेक्टर को हटा दिया, बस प्लेयरों को भी तो हटाएं। जिन प्लेयरों को अभी हमारे पैकेज में दिखाया गया वो तो रेड बॉल के प्लेयर ही नहीं है, वो तो रेड बॉल की जो टीम अनाउंस हो रही है जो अगेंस्ट बांग्लादेश जो सीरीज खेली जा रही है, उसमें आपके जो रेड बॉल के प्लेयर है उसमें प्लान में थे ही नहीं। चचा इफ्तिखार तो कहीं से डिजर्व नहीं करते, 62 2020 खेल चुके हैं, उनकी कारकर्दगी के 350 से पाकिस्तान के लिए खेल रहे। फिर जिस तरह अगेंस्ट इंडिया उन्होंने फुल टॉस बॉलों को उन्होंने फेस नहीं किया, जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया, 120 बॉलों पे एक रन नहीं बना सकते। और दूसरा, अमाद वसीम को कहा किसने भेजा था, पहले तो मुझे बताइए। अमाद वसीम जिस तरह आए, 15 बॉलों में 40 रन बनाए, पहले तो मुझे बताए 2 मैच जीते हुए इनकी हारने की वजह क्या थी। दूसरा, फिर किस मुंह से ये एनओसी मांग रहे हैं। फिर आप ये देखें, नसीम शाह ने इनपुट डाला था, मगर नसीम शाह को दूध में मक्खी की तरह निकाल के साइड में भेज दिया। मगर आप शाहीन की टीम गई हुई ऑस्ट्रेलिया, हुरैरा जो शुएब मलिक का भांजा है उसको टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। हमारे पास बैकअप बहुत अच्छा है, हमारे पास खिलाड़ियों को एनओसी मांगना बनता ही नहीं है।
हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप एक्सपर्ट क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे। आगे और अब क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं फुटबॉल की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठट्टा जैसे पसमानदा इलाके से लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों के लिए तैयार हो जाएंगी। ये कारनामा ठट्टा में मौजूद मखदूम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ने अंजाम दिया है। जी ज़हीर साहब, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी मखदूम एकेडमी है ये आपने खुद शुरू की? जी सर। किस तरह से, किन वजूहात पर, किस सिनेरियो के अंदर ये एकेडमी शुरू हुई और क्या सोच के आपने ये इसे ठट्टा में जो है वो एस्टैब्लिश किया? क्योंकि आप तो खुद कराची में अभी पढ़ भी रहे हैं यूनिवर्सिटी से, KU में गालिबन आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ फिर क्या ऐसा हुआ कि यार मैं वहाँ करूँगा? सर असल में ये स्टोरी है 2027 की बात कर रहा हूँ। मैं एक लोकल एकेडमी में खेलता था। 2017? हाँ, नहीं 17 नहीं, 7 2007 की बात कर रहा हूँ। मैं एक लोकल एकेडमी का हिस्सा था, खेलता था, तो वहाँ पर एक प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता था। मेरी खुद एज भी कम थी, तो वहाँ पर मुझे इस चीज़ की कमी बहुत महसूस हुई। तो वहाँ से मैंने ये इनिशिएटिव सोचा कि मैनिफेस्ट ये किया कि क्यों ना मैं एक ऐसी एकेडमी खुद लॉन्च करूँ जहाँ पे बच्चों को भी चांस मिले और मैं खुद भी खेल सकूँ। तो वो वहाँ से इनिशिएटिव लिया। फिर मैंने 2014 में मखदूम फुटबॉल एकेडमी की बुनियाद रखी अपने भाइयों और टीममेट्स के साथ मिलकर। अच्छा, ज़बरदस्त। अब मुझे बताइए कि फुटबॉल का शौक शुरू से? जी, बचपन से। फेवरेट फुटबॉलर कौन है इस वक्त? तो रिसेंटली एब्सोल्युटली सबका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अच्छा, CR7 पे चल रहा है। जी सर। वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाया CR7, मैसी ले गया वर्ल्ड कप। थोड़ा उनको इग्नोर किया गया, मैं ये कहूँगा। बाकी अच्छा, वैसे ओवरऑल कौन है आपके बेहतरीन फुटबॉलर जिनको आपने सोचा हो? क्योंकि बचपन में जब आपने ये 2007 से बताया तब तो मेरे ख्याल में CR7 इतने उस टाइम ज़िडान की बात करूंगा मैं। ज़िडान मेरे फेवरेट प्लेयर थे और उन्हीं को गालिबन वो कौन सा वर्ल्ड कप था जिसमें उनका हेडर भी बड़ा मशहूर हुआ था? आई थिंक 2010 का था। 2006 नहीं, पुराना था यार। नहीं, 6 और 10 था। अच्छा जी, चले सही है, लेकिन वो भी एक बड़ा ही जबरदस्त दौर था। अब मुझे बताइए, ये जो बच्चे गए हैं आपकी एकेडमी से पेरिस, ये ओलंपिक्स के जो गेम्स हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने गए हैं या ये किसी डेलीगेशन के थ्रू गए हैं, जैसे कि आप गए थे कतर? जी सर, ये डेलीगेशन के तौर पे गए हैं। मैं आपको बता चलूँ 36 ममालिक से ये बच्चे आए हुए हैं। इस वक्त वहाँ अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे और 500 के करीब ये डेलीगेशन है। और वहाँ पर मैंने आपको बताते चलूँ कि वहाँ पर फुटबॉल 3 जैसी गेम्स होती हैं, उसमें लाइव स्किल्स के थ्रू। फुटबॉल 3 मीन्स इसके 3 हाफ होते हैं। ओके, ठीक है। उसमें विदाउट रेफरी होता है, जैसे 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में, इसमें 3 हाफ होते हैं। इसमें रेफ नहीं होता है, रेफरी नहीं होता, और उसमें जो है बिफोर पोस्ट मैच और आफ्टर मैच जो है ना डिस्कशन होती है। और इसकी एक मेथोलॉजी ये लाइव स्किल्स है, और ये सारा जो है इसका जो मकसद है पीस, यूनिटी और फ्रेंडशिप है। कोई भी टीम स्कोर करे, दोनों टीम्स को जो है सेलिब्रेशन करना होगा। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो स्पिरिट होगा ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो है गोल स्कोर तब माना जाएगा जब गर्ल्स का टच हो उस बॉल में। अच्छा, मींस जेंडर इक्वलिटी का भी मैसेज दिया जाता है। ओके जी, यानी बॉयज वर्सेस गर्ल्स ये मैचेस होते हैं। इक्वलिटी, हाँ, ये मैचेस होते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान साहब को बताइए इस वक्त 6 बच्चे गए, जिसमें 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, और जिसमें से 3 आपकी एकेडमी से। जी, एक मेरे एकेडमी से कैप्टन है अलीशा एजाज और 2 दीगर एकेडमी से। अच्छा जी, जबरदस्त। अब थोड़ा अपने बारे में बताइए ज़हीर साहब के आप कतर गए थे फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो अभी रिसेंट हुआ है, तो किस बेसिस के ऊपर आपको सेलेक्ट किया गया था? मतलब आप एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्बेसडर बन के गए थे पाकिस्तान के, तो वहाँ आप कि क्या वहाँ जब हमारा कोई एम्बेसडर जाता है तो क्या करने के लिए जाते हैं, जरा मुझे ये बताइए। क्योंकि अभी यूएस में भी जो आ रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, और वहाँ पर भी गालिबन आप जाएंगे। जी इंशाल्लाह। तो जरा मुझे बताएं क्या काम क्या होता है? 2010 में हमारे पास फ्लड आई हमारी कम्युनिटी में, काफ़ी लोग इफेक्टेड हुए, एरिया से इफेक्टेड हुए। तो मैं अपनी कम्युनिटी में काम कर रहा था एज अ कोच, मुख्तलिफ स्कूलिंग में वगैरह। मैं ओवर 10,000 चिल्ड्रंस के साथ मैं काम कर चुका हूँ। मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने कोचिंग कराई है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट भी है मिलाकर। तो उस टाइम पे NGOs का काफ़ी आपको पता है आना हुआ हमारे इलाकों में। तो वहाँ 2019 में फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया एज आ हेड कोच के ना करके। मैं एम्पावर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई कतर में, उसमें मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया। और उसके बाद फीफा की अपॉर्चुनिटी आई यूथ एम्बेसडर की, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और उसके बाद अभी जो भी फीफा का इवेंट होता है तो वो मुझे एज अ डेलीगेशन और यूथ एम्बेसडर के तौर पे बुलाते हैं, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। की बात आए तो एज अ ऑफिशियल जो फीफा की जो टीम होती है, मैं उसके साथ मिलकर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प करते हैं। जबरदस्त। पाकिस्तान की नेशनल टीम क्यों नहीं है फुटबॉल की? जी नेशनल टीम तो है, आपको पता ही है, रिसेंटली मैच भी कर चुकी है। मतलब उस लेवल के ऊपर हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं जिस लेवल के ऊपर 80s के दौर में हुआ करते थे? जापान भी गए थे, फिर जापान से वापस ही नहीं आ पाए। देखें सर, आपको पता है PSL जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है, अगर इसी तरह से
फ्रेंचाइज फुटबॉल को भी सपोर्ट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम भी आने वाले दौर में या कुछ अरसे बाद ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आपके दिल से ये बात निकले, इसीलिए मैंने आपको रोक के पहले क्रिकेट की खबर पड़ी थी ताकि आपको एहसास जागे कि यार फुटबॉल को सेकेंडरी रखा जाता है। ये वजह थी कि मैंने आपको रोका और मैंने कहा मैं क्रिकेट पे जाऊंगा, क्योंकि हुकूमत भी यही कर रही है, इदारे भी यही कर रहे हैं। आपके जो इदारों से मेरी मुराद है कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो भी यही कर रहे हैं कि वो क्रिकेट को फोकस किए हुए हैं, फुटबॉल की तरफ उनकी नजर नहीं जा रही। जबकि फुटबॉल जिस मीडियम का, जिस लेवल का गेम है, मेरे ख्याल में क्रिकेट की तो कोई 15-20 फ्रेंचाइज या 15-20 जो है वो लीग्स हो जाए तो एक फुटबॉल लीग के बराबर होगी, पैसे के हवाले से भी, फेम के हवाले से भी, और आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो फुटबॉल खेलती है। और सिर्फ चंद ममालिक जो है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिन्हें ब्रिटेन ने आजाद किया है सिर्फ वही ममालिक जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी जो खुद मुख्तार हैं वो तो क्रिकेट खेलते भी नहीं हैं। बिल्कुल सर, ये हमें एक इंग्लैंड की तरफ से तोहफा मिला हुआ है, ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो असल गेम है जिसमें नाम है, पैसा है, फेम है, जिसकी बॉल हम बना रहे हैं पाकिस्तान सियालकोट में बैठ करके, वो खेल हम प्रमोट नहीं कर पाते, क्या वजह है? आपने कभी किसी से राब्ता किया? सर राब्ते की बात है तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स या कुछ एनजीओस हैं। आप देखें जो ग्रास रूट से काम चल रहा है, असल में मेरी एकेडमी लॉन्च करने का मकसद भी ये था कि ग्रास रूट लेवल से काम किया जाए। यहाँ पर हमारे पास बड़ों जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो 18 से ऊपर, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, पर बच्चों को नहीं। और बाहर ममालिक में मैं गया तो वहाँ पर ज़्यादा जो सपोर्ट ग्रास रूट लेवल को दी जाती है। जी बिल्कुल, आप करेंगे और स्पोर्ट्स स्कूल में बास्केटबॉल और फुटबॉल, बिल्कुल सर, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको ग्रास रूट से अगर आप करेंगे प्राइमरी लेवल से तो वो एक टाइम के बाद आके तो वो बहुत हाई लेवल पे जाने वाला, जाहिर सी बात है जी। और पाकिस्तान की मिसाल दी जाए फुटबॉल की तो उनको इंटरनेशनल एक्सप्लोजर नहीं है और फ्रेंचाइज फुटबॉल नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान में आप मिसाल दे सकते हैं, कलीमुल्लाह खान है हमारे पास नेशनल फुटबॉलर, सद्दाम हुसैन, और हमारे कुछ फुटबॉलर तो सऊदीया और मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं तो शायद ईरान के लिए सद्दाम हुसैन हो गए, हमारे कलीमुल्लाह हो गए जो यूएसए खेल चुके हैं, उसके अलावा सादुल्लाह हैं जो अपनी मदद आप उन्होंने सीखा और इस लेवल तक पहुंचे। अगर यही आने वाले ग्रास रूट लेवल को सपोर्ट किया जाए तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आने वाले कुछ ही वक्तों में इंशाल्लाह हम जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है? भाई मुझे तो इतना ज्यादा स्पोर्ट्स, लूडो ना कह दीजिएगा प्लीज जी, मेरा तो 2 बार 6 आ जाए मैं तो बस लेकिन नहीं, फुटबॉल को हमारे मुल्क में तवज्जो देनी चाहिए, इसके बाकायदा ग्राउंड्स होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने देखा है कि इस तरह से एंथुसियाज्म नहीं है जिस तरह से इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। तो आप फुटबॉल देखती भी नहीं है? बहुत कम। बहुत कम? अच्छा, मैं खबरों में ही देखती हूँ। हाँ, बस। क्या बात है। अच्छा, आप तो खेलते ही हैं, ठीक है जी। आप फॉरवर्ड पे खेलते हैं या डिफेंडर? मैं डिफेंडर हूँ। आप डिफेंडर? क्या बात है सर, बेहतरीन। मतलब आप डिफेंडर के लिए खेल रहे हैं। डिफेंडर की जॉब फुटबॉल में बड़ी, मैं तो कहता हूँ ये फॉरवर्ड से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि फॉरवर्ड के पास तो बस मौका आता है 1 या 2 बार, लेकिन डिफेंडर ने तो भाई पूरे 70 मिनट जो है खड़ा ही लगा दिया। बाकी मैं बताऊं इसके अलावा मैं अगर कोई लीग, जैसे मैं कतर में भी गया, वहाँ हमें फीफा लेजेंड से भी खेलने का मौका मिला। अच्छा, जिसमें जावी, डेविड बेकम, जूलियो सिकार, जो ब्राजील, जी ब्राजीलियन गोलकीपर जूलियो सिकार को मैंने गोल स्कोर किया जी। ये मेरे लिए बड़ी, बिल्कुल बेशक जी हाँ, बहुत ही बड़े लेजेंड के सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही फेस्टिवल गेम में मैंने उनके खिलाफ स्कोर किया तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। वाकई ये बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बड़े बड़े फुटबॉलर्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आप जो है वो उन्हें गोल स्कोर करें। और बेकम के साथ खेलना तो बस डेविड बेकम, जावी, याया टोरे, जूलियो सिकार, इन सब के साथ मैं खेल चुका हूं। वेरी गुड। तो आपके इस वक्त CR7 है फेवरेट? बिल्कुल। पहले की तरह मुझे लेजेंड में से बताया ना यार, कौन है आपका फेवरेट? पेले या फिर उस वक्त? पेले की तो मिसाल ही नहीं है, मैराडोना, पेले तो बहुत बड़े नाम थे। मुझे बताया ना कि फुटबॉल के जैसे एक लीग, क्योंकि बच्चे जो है वो मिलेनियल किड्स जो है ना, मिलेनियम के बाद वाले, उनको नहीं पता है कि लेजेंड्स कौन है। उनके लिए CR7 और मेसी ये 2 और अब मबापे आ गया है बस। बिल्कुल। ये तीसरा जो है वो भी फिनाले उसने इतना आउट क्लास खेल दिया था कि देखें उस टाइम की बात की जाए, मैंने आपको जिडान का काका बहुत बड़े, पीले, मैराडोना, तो ये बहुत बड़े नाम थे फुटबॉल के। रोनाल्डिनियो उनसे तो बिल्कुल मैजिक उनके और स्किल्स। ब्राजील की टीम के अंदर भी जो है वो एक रोनाल्डो आया करता था, अगर रोनाल्डो जी 9 नंबर जर्सी, बिल्कुल, जिसके साथ कोई बैकबोन इंजरी हो गई थी गालिबन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इंजरीज की अगर हम बात करें तो ये कितनी ज्यादा मोहल्लिक साबित होती हैं, कितना खतरनाक रहता है फुटबॉलर के लिए इंजरी होना? क्योंकि आप जो शूज पहनते हैं उसमें बॉल्ट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है जी, ग्रिप्स लगी हुई होती हैं, ग्रिप्स कहते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं वो तो भाई। उसके साथ तो आप किसी के पाँव पे चढ़ जाए तो वो तो कुचल जाए। सर बिल्कुल, फुटबॉल इंजरीज की बात की जाए तो इंजरीज बहुत ज्यादा मौत के बराबर है। मैं समझूंगा
का एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक उनको एक इंटरनेशनल लेवल का अगर इवेंट मिलता है और वो इवेंट में परफॉर्म करना ही उनको बैलन डोर अवार्ड्स और इस तरीके से अचीव करने होते हैं, और अगर इंजरी उनको हो जाती है तो वो उस वजह से अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इंजरी बहुत बड़ी खतरनाक होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आप ख्याल रखते हैं? जी, ख्याल करते हैं यार इंजरीज को इस लेवल की ना हो जाएंगे, फ्यूचर ही खराब हो जाए। जी हाँ, उस पर तो मैं अभी आपको बताया, मैं फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंस में खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। ग्रास रूट लेवल में वहाँ अवेयरनेस भी नहीं है, तो हम बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर डाइट प्लान भी बता रहे हैं और इसके अलावा उनको स्किल्स भी बता रहे हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन, ये तो बहुत ही आला और अच्छी चीज़ आपने बताई है कि आप खुद इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़हीर खान खटक साहब, आप यहाँ पर आए, और मेरी आपसे ख्वाहिश ये भी होगी, गुजारिश भी होगी कि कराची में भी आप एक एकेडमी बनाएं और कराची के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे, उनको भी खेलने का जो है वो मौका मिले, और अफशीन भी जो है वो सीखने के लिए जरूर मैं भी आ जाऊँगा। नाज़रीन, इसी बात के ऊपर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो नए मेहमान हमारे साथ होंगे। दुनिया बोल है मैं आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, पाकिस्तान भर में पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। मोबाइल नेटवर्क का डाटा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक समेत मुख्तलिफ साइट्स और ऐप्स का इस्तेमाल इंतहाई महदूद होने से ई कॉमर्स बिजनेस या फ्री लांसर्स को शदीद माली नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब PTA तर्जुमान का कहना है कि मीडिया के नोटिस में लाने पर मामला चेक कर रहे हैं, जबकि सार्फिन की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। और नाजरीन, जब बात हो रही है फ्री लांसर्स की, तो हमने सोचा कि उन्हीं की नुमाइंदगी करने वाले तुफैल अहमद खान साहब, जो कि फ्री लांसर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, उन्हीं को जो है वो राब्ते में लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तुफैल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं सर, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त इफेक्टीज़ हैं, ज़्यादातर मेरे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास है, उसमें पता चला है कि फ्री लांसर्स हैं और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जो चला रहे हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब की शिकायतें भी आप तक आ रही होंगी। आप गालिबन इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, शायद किसी ज़रूरी काम की वजह से, तो आप तक ये शिकायतें जो आ रही हैं किस सिलसिले में आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, और आपने इसके लिए क्या लाएअमल तैयार किया है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस इशू। बिल्कुल कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं, और मोबाइल डेटा की इंटरनेट आपको पता है एक बेसिक ज़रूरत है किसी फ्रीलांसर जो कि IT इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो मुल्क से बाहर। और अगर मुल्क से बाहर आप कोई IT सर्विस सबको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी सर्विस देते हैं अपनी, तो आपका इंटरनेट का सही होना, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए, तो आप बेस्ट ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 4थे नंबर पर है फ्रीलांसिंग में। तो ऑब्वियसली कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, बट जो आपने बताया कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका बयान जो आ रहा है वो अभी चेक कर रहे हैं, उनको इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं हुई, बट ऑब्वियसली हम भी इस पे काम कर रहे हैं। उन्हें तो हमने बताया है, उनका कहना है मीडिया से पता चला है, उनकी तरफ से सारी चीज़ें सही हैं, उन्हें मीडिया से पता चला है। तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने इस चीज़ को रेज भी किया है, और ऑब्वियसली देखें फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट जो है ना टाइम पे डिलीवर करने होते हैं। आप पूरी दुनिया में हम किसी को ये नहीं बता सकते आज हमारे मुल्क में अगर इंटरनेट सही नहीं चल रहा, या हमारे मुल्क में व्हाट्सएप की सर्विस या मेटा की सर्विस में अपलोडिंग का इशू आ रहा है, हम ये किसी को एक्सक्यूज नहीं दे सकते जब हम कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेते हैं। तो फैल साहब, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर तो हम यही नहीं बता सकते कि हम पाकिस्तान में हैं। हमारे फ्रीलांसर ज़्यादातर तो इधर उधर ही बैठे हुए होते हैं बातूनी तौर पे। नहीं सर, पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो है वो दुनिया में जैसे मैंने बताया 4थे नंबर पर है, और पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो है टैलेंट और हमारी प्राइस के भी मुताबिक पाकिस्तानी इस वक्त जो है, हमने रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने जो रिसर्च करवाई है, 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को रिकग्निशन दी है जिन्होंने $1 मिलियन कमाए हैं, जो कि आई थिंक 28 से 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और वो पाकिस्तान से बैठ के उन्होंने कुछ सालों में कमाए हैं, मतलब $1 मिलियन से भी ज्यादा, जो कि 30 करोड़ से ऊपर बनते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। अब हम बैक एंड ऑफिस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को।
वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसमें पाकिस्तान टॉप पर है। पाकिस्तानी बच्चे $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने उनको इसी साल, इसी महीने रिकॉग्नाइज किया है। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने भी रिकॉग्नाइज किया उन बच्चों को। बहुत सारे बच्चे उसमें से वैसे भी होंगे जिन्होंने शायद इसको आउट ही ना किया हो सोशल मीडिया पे कि उन्होंने $1 मिलियन कमाया है। बहुत सारे बच्चों को अवार्ड मिला होगा, उन्होंने नहीं बताया होगा, बट अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जिन्होंने $1 मिलियन इसी पाकिस्तान में बैठ के कमाया है। और वो फ्रंट इस तरह की सर्विसेज, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, इस तरह की स्किल्स सर्विसेज, मीडिया मार्केटिंग वगैरह सारी चीजें। अच्छा तुफैल साहब ये बताइएगा कि अब ये जो इफेक्ट आया है, ये 1 हफ्ते से जो आया हुआ है, लगभग कितना लॉस कर दिया होगा इस इंडस्ट्री ने? सर मैं समझता हूँ, देखिए इसमें अभी तक जो मैं बिकॉज यू नो दैट आई एम नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, बट जो मेरी टीम इस पे काम कर रही है, आई थिंक इसमें ज़्यादातर जो अभी इफेक्ट आ रहा है ना, वो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑफ व्हाट्सएप और मेटा का आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेटा जो फेसबुक है और जो व्हाट्सएप है उस पे इश्यूज आए हैं ज़्यादा, जो मेरे पास भी कंप्लेन है। बट हमारे जो ज़्यादातर काम होता है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हैं, जो कि लोग डिपेंडेंट ज़्यादातर पाकिस्तान में कुछ 2 प्लेटफॉर्म है, एक इंटरनेशनल जहाँ पे इनको काम मिलता है फ्रीलांसर्स को डेली बेसिस पे, और वो काम जी फाइवर और अपवर्क है। जी, तो फाइवर अपवर्क जो है ना वो ओपन है, गूगल चल रहा है, ब्राउजिंग हो रही है। तो आई थिंक जो इशू आएगा वो ज्यादा किसी से, अगर किसी के इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन होती है, कॉल्स होती हैं, तो वो अफेक्ट हुई है। बट आई थिंक इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। अफेक्ट नहीं आया आप कह रहे हैं? जी जी जी, क्योंकि देखिए अगर इंटरनेट बंद होता है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सी दफा पहले भी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसमें मैं समझता हूँ कि किसी एक बंदे का $2000 का तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं हजारों लाखों बंदों का, कितना नुकसान एक दिन में हो जाता है जब इंटरनेट बंद होता है पूरा कंप्लीटली, जो कि अभी तक फॉरन रिसेंटली अभी फॉरन नहीं हुआ है। और अभी भी रिसेंटली जो एक रिलीजियस डेज थे उसमें आई थिंक इंटरनेट फुल टाइम बंद नहीं हुआ है, तो वो एक अच्छी चीज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं समझता हूँ इंटरनेट बंद होना जो है ना, वो तो फ्रीलांसर का समझे गला दबाना है या उनका कत्ल करना हो जाता है। वो इसी तरह से अगर दिहाड़ी वाले जो कलर करने वाले आपके और मेरे घर के बाहर जो बाहर लोग घूम रहे होते हैं, उनको उस दिन काम ना मिले तो खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा, जंग पे भेज दिया जाए और तलवार ना दी जाए, ऐसा हाल हो जाता है बगैर इंटरनेट के फ्रीलांसर्स का। लेकिन तुफैल साहब ये बताइएगा कि अब कोई मतलब आपके पास खबरें तो आ ही रही होंगी कि ये जो चल रहा है सब कुछ, अब पीटीए का जो बयानिया सामने आया है कि जी हमें तो मीडिया से पता चला है, ये जाहिर सी बात है काबिल कबूल इस हद तक नहीं हो सकता, क्योंकि इफेक्टिव जो हैं वो तो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। और जाहिर सी बात है कि जब आपका इंटरनेट काम नहीं करता तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और वहाँ पर रिकॉर्डेड कंप्लेंट्स भी मौजूद होंगी जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में होंगी। तो ये उनका बयानिया तो खैर किसी कयास पर ही मबनी लग रहा है फ़िलहाल। पर मुझे ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक और ख़बर ऐसी गर्दिश कर रही है कि जी कोई नया फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया गया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि देखें उसमें आपको पता है जो सेलुलर कंपनीज हैं उन्होंने भी डिनाई किया है कि उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। जो मैंने कुछ आर्टिकल रीड किए हैं, बट मैं समझता हूँ फायरवॉल जो आपने जिक्र किया, फायरवॉल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी चीज़ या फायरवॉल के अंदर कुछ चेंजेस की वजह से शायद इस तरह का इशू हो सकता है। ये इंटरनेशनली कुछ हो रहा है क्योंकि क्राउड स्ट्राइक ने भी जो है वो काम दिखा दिया और आपने देखा है कि जी माइक्रोसॉफ्ट भी डाउन हो गया और काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट और सारी चीज़ें जो है वो इफेक्टेड हुई हैं। तो ये कोई काम ऐसा चल रहा है इंटरनेशनली शायद। जी 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 बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा तुफैल साहब कि आपने 2 प्लेटफॉर्म तो बता दिए कि ये फ्रीलांस जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये 2 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। स्कोप इसका आगे क्या है, क्योंकि ये 2 प्लेटफॉर्म उस वक्त से मौजूद हैं जब AI मुतरादिफ नहीं कराया गया था, या ये समझ लीजिए कि सिर्फ टेक्निकल जो लोग थे, जो डेवलपर्स थे, उन्हीं तक महदूद था AI का फंडा। अब चैट GPT भी आ चुका है, AI के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास टूल्स भी आ चुके हैं इसके। हम अगर देखें तो आगे ब्लॉकचेन मैनेजमेंट भी आ गई है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, जिसके ज़रिए हैक करना भी जो है वो लगभग नामुमकिन होता चला जा रहा है। फ्यूचर इस फ्रीलांसिंग का आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेफिनेटली आपके पास एक विजन होगा। बिल्कुल फ़हीम भाई, देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है फ्रीलांसिंग मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का सोल्यूशन है। फ्रीलांसिंग है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आज़ाद रह के काम करना।
आज़ाद रह के काम करना। और अगर वो काम, ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप अपने मुल्क में काम ना करें, लॉयर भी फ्रीलांसर है, एक मीडिया का होस्ट भी फ्रीलांसर होता है, और वो भी फ्रीलांसर है जो कि आईटी इनेबल्ड होता है। तो इस वक्त अगर मैं आईटी इनेबल्ड की बात करूं तो इस वक्त वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। और इंटरनेशनली अगर आप सर्विसेज को सेल करना सीख लें, अपनी जो स्किल्स आपके पास हैं, तो आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं पूरी दुनिया से। तो फ्रीलांसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप घर बैठ के, कोई हाउसवाइफ, कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई के दौरान अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को इंटरनेशनली सेल करना सीख ले। भले वो लिंक्डइन पे सीखे डायरेक्टली, या डायरेक्टली यूके यूएसए से कोई क्लाइंट ले, या फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर.com। जॉर्डन बेलफोर्ड से सीख लेंगे सर हाउ टू सेल अ पेन, कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच तुफैल अहमद खान साहब, आप हमारे साथ थे, अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला और बड़े अहम इशू के ऊपर जो है वो बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि अभी जो है वो फ्रीलांसर्स को कोई इसके नुकसानात खातिर खा सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म्स अभी तक सेफ हैं। तो अफशीन और इस कोई सेफ्टी मेजर नुकसान नहीं हुआ है सच इस इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से। यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं मशरक़ी पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने वो कर दिखाया जिसका गुमान ना था। बांग्लादेश के घरों पर लगी छोटी बड़ी सोलर प्लेट सिर्फ उस घर के लिए बिजली पैदा नहीं करती, बल्कि घर की छत पर रखी सोलर प्लेट्स दूसरे घर से अटैच, और इस तरह पूरा मोहल्ला एक ग्रिड स्टेशन से अटैच हो जाता है। हल्के फुल्के पूरे गाँव, और बल्कि ये तो कहूँगा कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो भी बांग्लादेश के बेहतरीन माइक्रो ग्रिड प्रोग्राम से मुंसलिक हो गए हैं, और इस अमल ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। इसी पर बात करने के लिए साबिक सूबाई वजीर तवानाई और पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जनाब एसएम तनवीर साहब हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र सर। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश का ये मॉडल जो कि उन्होंने माइक्रो हाइब्रिड मॉडल बनाया हुआ है, आपने डेफिनेटली देखा है, और इसी सिलसिले में अब सवाल हर कोई यही पूछ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है वीडियो, कि ये चीज़ पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्या हर्डल्स हैं, क्या वजूहात हैं? यकीनन आप भी इस शोबे के वजीर रह चुके हैं, तो आपके पास इसका प्लान ज़रूर होगा कि ये चीज़ क्यों अमलन तौर पर जो है वो सामने नहीं आ सकी। देखिए पाकिस्तान में तो ये क्या, इससे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सामने आना चाहिए, और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये काम होना चाहिए, और एक अच्छी चीज़ है। अब मसला ये आ रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई हुई है, वो चलेगी कैसे इंडस्ट्री? अब तो हम जो इस वक्त जो FPCCI इस वक्त जो रो रहा है, जो शोर मचा रहा है, वो इस रेट पे जो बिजली मिल रही है उस पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है, कंटिन्यूसली बंद होती जा रही है, और वो हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो IPP का अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये काम नहीं चल सकता यहाँ पर। सर IPPs को तो हम जितने पैसे दे रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बैठने के, काम ना करने के भी, वो हज़ारों करोड़ों में जो है वो अमाउंट चली जाती है। अभी वही भाई से बहस आ रखी है बातें कि जी क्यों हो रहा है। अच्छा, ये आपने अभी भी जो है वो क्लियर नहीं किया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है कि हम सोलर पर क्यों नहीं आ सके। जो लोग सोलर पे आते हैं उन पे फिर अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग बिजली बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रीसेल करते हैं, तो उसके ऊपर भी हर्डल्स आ जाते हैं कि जी पाबंदियाँ आ जाती हैं कि नहीं करें। किसी किस्म की मोनोपोली है ये, जिस वजह से रोका जा रहा है पब्लिक को ये काम करने से। देखिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये लोग आपके ग्रिड से निकल जाएंगे, जो सोलर लगा रहे हैं या जो अपने पावर प्लांट लगाकर सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके निकल जाएंगे, तो ये जो 2 ट्रिलियन रुपए जो जाया हो रहा है, जो आम आवाम से, इंडस्ट्री से लिया जा रहा है, फिर वो किससे लेंगे? तो वो उसका सारा का सारा बोझ गवर्नमेंट पर पड़ जाएगा। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी सोच है कि इनको सोलर ना करने दो, इनको कोई ऐसा सोर्स ऑफ फ्यूल पे ना जाने दो कि अगर हमारे नेटवर्क से निकल गए तो फिर ये 2 ट्रिलियन रुपए हम किससे लेंगे?
दुरुस्त फरमाया आपने सर। अच्छा, ये जो हम IPPs के मोहताज हो चुके हैं, जो कुछ भी आपने बताया उससे ऐसा लग रहा है कि हम अब उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम इसके मुतबादिल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं सर? क्या इसका मुतबादिल हो क्या सकता है? हाइड्रल पावर या विंड टरबाइन। लेकिन इसमें हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से काफी शोर मचाया हुआ है। FPCCI ने, आपको मालूम है जी जी। इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो गवर्नमेंट है उससे बिजली खरीदे जो चीपेस्ट सोर्स है। आपके मुल्क में 4.3 सेंट का भी IPP लगा हुआ है और आपके मुल्क में 16 सेंट का भी IPP लगा हुआ है। आप चीपेस्ट सोर्स से खरीदें और जब खरीदें वह पे करें। ऐसे ना हो कि चले और ना चले और आप उसको पैसे दे रहे हो। इस तरह से 2 ट्रिलियन रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, पूरी कौम, पूरा मुल्क डूबता जा रहा है। ऐसे ही है सर, हमें उन्हें 750 यूनिट जो है वो देना पड़ रहा है IPPs को। अच्छा, ये बताइएगा, आप वज़ीर तवानाई भी रह चुके हैं, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, आपके पास मुआहदा रहा होगा जो IPPs से हुआ हुआ है। ऐसी क्या शिकें हैं जो हम उस मुआहदे के इतने सख्त तरीके से पाबंद हुए में, या तो शिकें हमें मजबूर कर रही हैं उसकी पाबंदी के लिए, या फिर नीयतें जो कि हमें मजबूर कर रही हैं कि हम उस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर रहे? क्या वजूहात हैं? इस पे सॉवरेन गारंटी दी हुई है। जब कोई IPP, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आती है, उसमें सॉवरेन गारंटी दी जाती है और उस पर सॉवरेन गारंटी दी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सॉवरेन गारंटी से मुकर जाएं, ये पाकिस्तान की इसमें इज्जत नहीं है और ये तरीक़ेकार भी ठीक नहीं है। बट इसका सोल्यूशन तो गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा ना। अगर आपने एक गलत किस्म की सॉवरेन गारंटी दे दी है, उसका तरीक़ेकार है कि आप इन सब का फॉरेंसिक ऑडिट करें। आपको पता लगेगा कि एक 4 सेंट की चीज और एक 16 सेंट की लगी हुई है तो क्यों लगी हुई है। फिर उसके बाद इनका फ्यूल एफिशिएंसी का ऑडिट करवाएं, इनका O&M का ऑडिट करवाएं। जब ऑडिट करवाएंगे और अगर उसमें आपको नजर आया था कि इसमें कोई खोट-बुर्द है, ये कोई गलत चीज हो गई है, फिर आप उसको टेबल पे बैठ के निगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप ये काम ही नहीं करेंगे तो उसमें तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी डूब रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आवाम सड़कों पे आ रही है। अच्छा, ये IPP से मुआहदे की डेडलाइन क्या है? देखिए, हर कंपनी का अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कंपनियां अभी एक्सपायर हो रही हैं, कुछ 2 साल के बाद होगी, कोई 3 साल के बाद होगी। प्रॉब्लम ये है कि इसको भी 10-10 साल के लिए फर्दर सुना के एक्सटेंड करने की बातें कर रहे हैं। एक्सटेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा, ये प्लांट हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, हमारे मुल्क के एसेट हैं। इसको अगर आपने एक्सटेंड करना है तो जरूर एक्सटेंड करें, बट अपनी टर्म्स पे, अपनी प्राइस पे। ऐसे ना हो कि 10-10 साल के लिए इन पुराने प्लांट्स को हम एक्सटेंड कर दें और उसमें जाकर हम फिर फंसें। और इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, PPA, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जो वो एग्रीमेंट साइन हो तो वो देख के साइन हो, उसमें फिर इनकॉम्पिटेंसी ना आ जाए, ऐसे लोग, गलत लोग बीच में पड़ गए, पैसे वैसे लेके, फिर तबाही हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा तनवीर साहब, गौर एजाज साहब का एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर अभी जो आप बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड, कि जी चार्ट जो है वो 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और हज़ार करोड़ मंथली जो है वो पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे जो पावर प्लांट्स हैं, ऐसे जो स्टेशन हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक रॉन्ग एग्रीमेंट हो गया है। एक पावर प्लांट चलता ही नहीं है, चलता नहीं है तो पैसे लेते हो। ऐसी कैसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे मुल्क में आ गई है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती और पैसे ले लेती है? जो गौर साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं ऐसे ऐसे प्लांट भी हैं जो 1-1 हज़ार करोड़ रुपए महीने के ले रहे हैं जी। 2 ट्रिलियन रुपए कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। पूरे आपके मुल्क की जो मिलिट्री का बजट है वो 2 ट्रिलियन है और मिलिट्री का बजट हम यहाँ पर IPP को दे रहे हैं, तो हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई है और हम ये कह रहे हैं कि इसके मसले का हल करें और उसका मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर नीयत सही हो। सर आपने क्या तजवीज़ किया है तनवीर साहब, क्योंकि अब आप वज़ीर नहीं हैं, आप FPCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप को, तो अब आपने इसका हल तजवीज़ क्या किया है? जी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जी। पहले तो टेक एंड पे पे जाएं, जिससे बिजली लें उसको पे करें। ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट का काम नहीं है ये बिजनेस मॉडल में आने का। दुनिया में एनर्जी एक्सचेंज बने हुए हैं, जहां पर सस्ती बिजली होती है वहां पर बिजली ले ली जाती है और जहां पर सस्ती बिजली नहीं होती, जो महंगी बिजली है, अगर मेरी डिमांड ज्यादा है तो मैं महंगी बिजली खरीदूंगा जाके, मुझे क्या तकलीफ होनी है? अच्छा, तो एक्सचेंज गवर्नमेंट को इस काम से निकल जाना ही जरूरी है। थर्ड पार्टी को दे देना चाहिए, ये फ्रीलांस कर देना चाहिए, एक्सचेंज बना देना, एक्सचेंज बना दे। उसमें जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, अगर डिमांड ज्यादा तो रेट चढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो रेट गिर जाएगा।
यानी वही मोनोपोली को जो है वो ख़त्म करने का यही तरीका है कि आप इसको एक अलग इदारा बना दें, एक एक्सचेंज बना के, जैसे दुनिया भर में किया जाता है उस तरह से कर दिया जाए। और अगर मैं गलत हूँ तो अगर मिसाल यूएसए वगैरह की दी जाए तो वहाँ 4-5 कंपनीज हैं जो कि आपको आपकी मर्जी के प्लेटफॉर्म, आपकी मर्जी के चार्ट के हिसाब से बिल दे देते हैं। अच्छा, एक ताजिरों की तरफ से और मुतालबा आया था, क्योंकि अब बात FPCCI की हो रही है तो वहीं से मैं आपसे क्लियर कर लूँ कि उन्होंने कहा है, ताजिरों की तरफ से ये आया बयानिया कि जी चंद ख़ानदानों को नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आप बताना पसंद करेंगे कौन से ख़ानदान हैं ये? देखिए, ये जितने भी IPPs हैं और जिसमें प्रॉब्लम है ना, वो 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके IPPs लगे हुए हैं। उसके अंदर ही सारा मसला है, उसी के अंदर खुद है, उसी के अंदर मसले मसाइल हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 40 फैमिली बचा लो या 240 मिलियन अवाम को बचा लो, ये बोला इसलिए जा रहा है कि उनको हैंडल करना है, उनको टैकल करना है, आपका मसले हल हो जाएगा, आपका मुल्क बूम करना शुरू करेगा, आपकी इकॉनमी आगे चल पड़ेगी। आप इस बात को समझें कि जो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, यहाँ जो बिजली का रेट है वहाँ पे 6 सेंट बिजली मिल रही है। और ये लोग अब जैसे आपने सोलर की बात की है, सोलर पे जाकर अपने आप को 4 और उससे भी कम करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे को 9 सेंट की भी बिजली दे दोगे तो हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी। बिल्कुल ऐसा। अब अगर आप 16 सेंट की बिजली दोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कहीं 14 सेंट दे रहे हैं, कहीं 16 सेंट दे रहे हैं। इस रेट पे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना। दुरुस्त। दुनिया को जाके ये तो नहीं बताएंगे कि आप मेरे से प्रोडक्ट खरीद लो, मेरे मुल्क में चोरी होती है, मेरे मुल्क में इनएफिशिएंसी होती है, मेरी कॉस्ट ज्यादा है तो 100 रुपए की चीज मैं आपको 125 रुपए की दूंगा। वो मार को उठा के मारते हैं बात। तो ये इशू इतना खतरनाक हो गया है कि अब भी अगर गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल देगी तो ये काम, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सारी। दुरुस्त फरमाया आपने तनवीर साहब। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सूबाई हुकूमत और वफाक एक पेज के ऊपर नहीं आते। एक तरफ से जो है आवाज़ उठती है कि जी हम सोलर पैनल फ्री कर देंगे, आपको बिजली फ्री दे देंगे। दूसरी तरफ से कहा जाता है नहीं जी आपने इस पर टैक्स भी देना है, इससे जो बिजली बनेगी जो आप रिजर्व कर रहे हैं वो भी आप किसी को सेल नहीं कर सकते। तो ये दोनों एक पेज पर जब तक नहीं आएंगे तब तक तो मेरे ख्याल में ये काम होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन मेरी राय यहाँ पर मायने नहीं रखती, आपका तज्जिया जो है वो यहाँ पर अहम है, आप बताइए। लेकिन जी ये सारी इनकॉम्पिटेंसी है, ये सारी जॉब फेडरल गवर्नमेंट की है, एनर्जी की मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकालना है। और मैंने अब मुझे जो गुड न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि इनका सारों को ऑडिट करो और उसका सोल्यूशन निकालो। अल्लाह करे कि वो सही कंपनियों से ऑडिट कराएं, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो ले दे के मसला खराब। फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल फर्म हायर होनी चाहिए। हर चीज बिल्कुल अगर तो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट वे में नहीं है तो फिर हम वहाँ के वहीं खड़े हो जाएंगे। दुरुस्त सर, थैंक यू सो मच एसएम तनवीर साहब। आपने बहुत ही तफसीली तरीके से जो है वो जो हर्डल्स आ रहे थे और जो प्रॉब्लम्स थे इस सिलसिले में वो बताया। और सिर्फ नहीं बताया कि जी जो इस वक्त बांग्लादेश में चीज़ वायरल हो रही है उसे बता दिया कि वो कोई इतना कोई हातम ताई वाला काम नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि उम्र यार की जंबील से निकलेगी। ये एक आसान सा तरीक़ाकार है जिसकी इजाज़त गवर्नमेंट से या IPP के तहत जो मुआहदा हुआ है उसके ज़रिए मिल जाए तो ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो फिर हम ब्रेक शामिल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी हो या यूं कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम फिर सर उठा रहा है। मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म होने से कारोबार शदीद मुतासिर है। प्रॉपर्टी कारोबार तबाह हो गया। महंगाई और कारोबारी शहरियों की जानिब से अपनी मर्जी के रेट लगाने से आवाम तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। IMF की शराइत मानने से हमारे नौजवानों का बुरा असर है। लोग अब एक के बजाय 2 नौकरियां कर रहे हैं और एक नौकरी की तनख्वाह सिर्फ बिजली के बिल अदा करने में हो रही है। बिल्कुल जी, इन सब के दरमियान बातें यही हो रही हैं कि शायद पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मनसूख हो जाएगा और हुकूमत पर सख्त वक्त आ जाएगा और शायद हुकूमत मिड टर्म तक अदम एतमाद का सामना करे या फिर हुकूमत खुद मुल्क में एमरजेंसी लगा दे। लेकिन इन सब अफवाहों के दरमियान कुछ हकीकी काम भी हो रहे हैं और वो काम ये हैं कि अदालतों से तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है और
इस रिलीफ की वजह से हुकूमत अदालतों से नाराज दिखाई दे रही है। खुद अदालत के अंदर चीफ जस्टिस किसी और पेज पर और बाकी जजेस किसी और पेज पर दिखाई दे रहे हैं और इन सब के दरमियान मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को कालादम करार देने की तैयारियां भी हो रही हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इन सवालों के जवाब हुकूमती जमात नवाज लीग से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने राब्ता किया है सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब से, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और आप हमारे साथ थे। गौस नियाजी साहब, आपका शुक्रिया। आपने सर ये आपसे सवाल जो है वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हालात आवाम के हैं इस वक्त तो सबको मिलकर चलना चाहिए, सही बात यही है, शहरियों के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ नवाज लीग तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारियां कर रही है, क्या ये बहुत बड़ा सियासी भौचाल नहीं होगा? कैसे संभालेंगे इस सूरत हाल को आप लोग? जी बिल्कुल नहीं संभालेंगे, संभालना कोई मसला नहीं है। हमने तो बड़ी कोशिश की है कि जो पीटीआई है एक सियासी जमात बने, सियासी जमात की तरह बिहेव करे, लेकिन उनकी तो कोई सियासी सोच है ही नहीं। वो तो बस एक भीड़ चाल है, लोग उसके साथ लगे हुए हैं और सोशल मीडिया है, बस उसके सारे वो चल रहे हैं। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, पंजाब की गवर्नमेंट को देख रहे हैं और केपी की गवर्नमेंट को देख रहे हो। केपी की गवर्नमेंट से रोजाना कोई ना गाड़ियों की बुछाड़ आती है, ठीक है ना, और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी हिट करते हैं, बाकी सियासी पार्टी को करते हैं। और पंजाब तो आपके सामने कारकर्दगी गई, जिस तरह मरीम साहब कोशिश कर रही हैं और आवाम के मसाइल का तवज्जो दे रहे हैं, महंगाई पे तवज्जो दे रही हैं, तो सियासी पार्टी तो ऐसे करती हैं। वो तो बिल्कुल ही ऊट पटांग, और उनकी तो समझ नहीं आ रही कि कौन उनका लीडर है, कौन करता है। जिस शख्स का जो ट्विटर हैंडल है वो अमेरिका से ऑपरेट होता हो, अब उसकी तो हमारे वतन दोस्ती पे भी इतराज उठाया जा सकता, सवाल उठते हैं। तो हम तो कोशिश, हमारी तो ये कोशिश है कि कोई सियासी पार्टी बने और फिर पाबंदी ना लगे। हम तो खिलाफ जमहूरी लोग हैं, हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम है। लेकिन उनकी ये कोशिश है कि कोई सियासी इस्तेकाम न है, ये हुकूमत कोई डिलीवर न कर सके और 4-5 साल के बाद जो है ना मुल्क किस तरह हालत रहे और फिर हमें आने का मौका मिले। तो ये चीज़ें बिल्कुल ये मुल्क के खिलाफ जाती हैं, रियासत के खिलाफ जाती हैं। तो हमें जो है ना वो इसका ज़ाहिर है, इस पर हम बड़ी गहरी सोच हमारी है और दोस्तों को भी इतवाद में ले रहे हैं। और पीटीआई की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता या कोई यकीन दहानी नहीं आती तो हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाके मूव करेंगे। अपना सारा इनका जो कच्चा चट्टा है पीटीआई का वो सुप्रीम कोर्ट को सामने रखेंगे। हम शुरू से करेंगे जो ये करते रहे, फॉरेन फंडिंग से लेकर और भी कई चीज़ें जो मुल्क मतलब आर्मी चीफ के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल, साबका आर्मी चीफ के खिलाफ जो इस्तेमाल किए अल्फाज, न्यूट्रल्स और गद्दार और इस किस्म की टर्में यूज़ किए हैं, तो उसके तो बहुत वतनी पे भी इतराज़, हमें तो सवालात उठते हैं। और इसी तरह मौजूदा आर्मी चीफ के मतलब भी उन्होंने बहुत सारा कुछ कहा है, उसको भी तनकीद का निशाना बन दिया। उसके खिलाफ ट्रेंड चलते हैं इनके, और इनके जो 300-400 बंदों का सोशल मीडिया वो इशारा करते हैं, वो उस पर पारित पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं। और देखो मुल्क में स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी हम तो फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। कल अतातारर ने बनू वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। क्या वाकई कुछ ऐसे सबूत मिले हैं इन सब के पीछे पीटीआई है? अगर ऐसा है तो ये सबूत अवाम के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल, उसमें आप अमन मार्च के नाम पे उन्होंने एक जुलूस निकाला और फिर जुलूस पे तो हमने सिर्फ अतातारर ने क्या सारी कौम ने देखा। आपने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कि जी वो जो दीवार 2 दिन पहले दहशतगर्दों ने जब गाड़ी टकराई थी और दीवार गिर गई थी और फिर उन्होंने वहाँ उसको पर्दा करने की टेंट लगा दिया था, उसी पे दीवार को गिरा रहे थे और जो पीछे की दीवार थी और टेंट को मतलब है उस पर पत्थर फेंक रहे थे। तो उस पर आप इसको अमर मार्च तो हम नहीं कह सकते, कहने के तो अमर मार्च थे, उसमें असला बरदार भी थे उस पर थे, तो उसको कहना कि ये अमर मार्च है तो ये बहुत बड़ी जाती होगी। तो हम तो ये समझते हैं कि तारा साहब जो कहा बिल्कुल ठीक है, कोई अमन मार्च नहीं था इनका।
वो बिल्कुल एक रियासत के खिलाफ, रियासत के रेट के खिलाफ चैलेंज था और उसको बिल्कुल रियासी तरीके से उसको निपटा गया है कि ऐसे शरपसंद अनासर के साथ ऐसे ही निपटना चाहिए। उसमें कोई पता नहीं अफगान कितने थे, पाकिस्तानी कितने थे, या बन्नू के लोग कितने थे, कोई पता नहीं है। लेकिन जिस तरह भाग रहे थे वो ज़्यादा और ज़्यादा पश्तो बोल रहे थे, वो तो अफगानी ज़्यादा लगते थे। तो वो इसी अमन मार्च की आड़ में वो कोई और एक हमला करना चाहते थे और फौज के मोरल को डाउन करना चाहते थे। तो ये अच्छा किया और ये एक बंदे की जान तो गई, लेकिन जिस तरह फायरिंग की आवाज़ है, शुक्र है कि ज़्यादा कैजुअल्टीज नहीं हुई। उस बंदे जो फौत हो गया उसका भी हमें अफसोस है, लेकिन शुक्र है कि मज़ीद नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह ना करे। और देखो ना, ये एक सेल्फ क्रिएटेड उनकी थी। उसके बाद बन्नू में ये कल परसों का वाक़या है, कल भी कुछ नहीं हुआ और आज भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारे प्लानिंग के तहत करते हैं और मकसद इनका है कि लोगों के हौसले पस्त किए जाएं। ये पाकिस्तान के दुश्मनों की सोच होती है कि लोगों के मोरल को डाउन किया जाए, फौज के मोरल को डाउन किया जाए, पुलिस के मोरल को डाउन किया जाए। सर, आपके बहुत सीनियर रहनुमाओं ने एक बात कही है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जल्द आईनी ब्रेकडाउन देख रहे हैं। ये आईनी ब्रेकडाउन से उनका इशारा किस तरफ है? क्या खुदा न खास्ता हालात फिर 1999 की जानिब जा रहे हैं, या अदालती हवाले से ये बात कही है? आईनी ब्रेकडाउन क्या हो सकता है? आईनी ब्रेकडाउन देखो जी, एक में तो बिल्कुल एक तो जिस तरह आप इशारा करना ये भी हो सकता है, और दूसरी सूरत क्या है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो जो जिससा मतलब हम जमहूरी लोग हैं, कोशिश करेंगे जितना हम जमहूरियत के नज़दीक रहें और उसमें आवाम के हकूक़ को ज़्यादा मुअत्तल ना किया जाए, लोगों के मसाइल पे तवज्जो दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें ऐसे सियासी मुखालफिन का सामना है कि वो कोई चीज़ न कोई चीज़ समझते हैं, न कोई बात सुनते हैं, न मंतक समझते हैं, कुछ भी नहीं। वो बस इमरान खान की ख्वाहिश यही है कि आदमी चीज बात करे और मैं उसको यकीन दहानी कराऊँ और मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बस यही चीज़ है। वो कहते मुल्क जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, बस उनकी यही रेट है। अब उसने देखो ना, मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है। अब आर्मी चीफ ने क्या कहा कि जी आप पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो जिनसे बात करनी होती है उनसे बात करें। तो ये एक हिजान सी कबियत इन्होंने पैदा की हुई है और उसमें मेरा ख्याल है इमरजेंसी लग सकती है, ज़्यादा चांस इमरजेंसी का है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां जो है और मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट की सोच जो है वो शायद मार्शल लॉ की तरफ तो ना जाए, क्योंकि मार्शल लॉ जब आता है तो फिर तो सारी मतलब वो तो सारा आईनी उलट पुलट हो जाते हैं, सारी सियासी पार्टियां बैन हो जाती हैं। तो ज़्यादा चांस है इमरजेंसी शायद लग जाए और वो भी हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। कोशिश करेंगे मुख्तलिफ ज़राए से कि जी हालात को जो खुद PTI वाले समझें और ट्रैक पे आ जाएं और इस किस्म की मतलब है। फिर ऐसे ये झूठ बोलते हैं आज के जितने रहनुमा अडयाला जैसे निकले गए। जी बुश रबीबी ने कहा है कि इमरान खान में बड़ा तशद्दुद हुआ, मेरे सामने तशद्दुद हुआ है। हालांकि चंद दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था, क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। गौस साहब, हमारे पास वक्त की थोड़ी इस वजह से जो है हम मुकम्मल जो है इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आ गया है। आपने हवाला कर दिया है कि जी मार्शल लॉ की तरफ जो है वो सूरत हाल जा सकती है, लेकिन आप तमाम जमहूरी पार्टीज जो हैं वो मार्शल लॉ से रोकने के लिए यकीनन कोई ना कोई लाएमल ज़रूर तैयार करेंगे, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। फिलहाल हमारा आज का वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। अफशीन, हमें लेनी होगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए दुनिया बोल है में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।